उपचुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी पार्टी 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है बीजेपी के अपने दावे हैं, इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं, बसपा के अपने दावे हैं, आपके दावे क्या हैं? जहां एक और समाजवादी पार्टी पीडीए का दम भर रही है, तो क्या आपने भी कुछ तरह का कोई कंसेप्ट शुरू किया? देखिए, हम बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। बहुजन समाज में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और तमाम गरीब तबका, मजदूर तबका, महिलाएं, थर्ड जेंडर, तमाम जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो सब लोग आते हैं। और ये एक बहुसंख्यक विस्तृत परिवार है। हम उनके हक अधिकारों के लिए, जिनमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हम उन सब के हिस्सेदारी, उनकी बुनियादी ज़रूरतें, उनके सम्मान, उन पे जो जुल्म जाती हो रही है, उसको रोकने के लिए अपनी बात को लेकर समाज के बीच में जाते हैं। एक भाईचारा बना के उनको जो वर्तमान हालात है उससे जागरूक कराने के लिए ये नारा, जो आज ठीक है कुछ दल के लोग दे रहे हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब 85% का नारा बहुत दिन पहले दे के चले गए। हम उसी नारे पे काम कर रहे हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं, बस हम उन लोगों के लिए ज़्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज भी हाशिए पे, जिनके लिए, जिनका मजाक मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच से उड़ा कहते हैं कि उन पर दिए बाती तेल और मिठाई के पैसे नहीं। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कल एक पत्र देख रहा था मैं, आपने पत्र लिखा है, आप पूछ रहे हैं कि कितने एससी समाज, एससी ओबीसी कितने लोग तैनात हैं, बड़े बड़े अधिकारी। देखिए, मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, प्रदेश की सभी स्टेट की सरकारों को और मैं केंद्र की सरकारों से भी पत्र के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिला है एससी, एसटी, ओबीसी को, उसके आधार पे जो की पोस्ट हैं, चाहे वो सेक्रेटरी की हो, अंडर सेक्रेटरी की हो, चाहे वो डीजीपी की हो, चाहे वो एडीजी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजी हो, या जिलों में जिलाधिकारी हो, अपर जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, कानूगो हो, तहसीलदार हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, जिलों के एसपी हों, सीओ हों, थाने के एसएचओ हों, मुझे लगता है कि जब इनकी भागीदारी वहाँ नहीं होगी, देखिए रोटी कपड़ा मकान तो सरकार की जिम्मेदारी, जिस नाम पे सरकारें वोट ले रही हैं कि हम आपको रोटी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान सरकार टैक्स लेती है, देना आम आदमी को पहुँचाना, अंतिम व्यक्ति को पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी। असल बात है हिस्सेदारी की। मेरा ये मानना है कि जहाँ हमारे लोग नहीं होंगे वहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ भी वहाँ से हमारे लोगों तक नहीं पहुँचेगा और वहाँ से हमारे लिए कोई बात भी नहीं होगी, चर्चा भी नहीं होगी। ऐसा संभवतः बड़े पैमाने पर देखा गया है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाते हो रहे, लोगों की, गरीबों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, पुराने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरह से धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर हिंसा हो रही है, तो मुझे सरकारों से पूछना है कि दलित समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के आधार पर जो संविधान में हिस्सेदारी मिली है, वो ये सरकारें कितना देने का काम कर रही है, किन किन पदों पे उन्होंने जो है संविधान के अकॉर्डिंग, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कार्य उनको, कर्मचारियों को जिम्मेदारियां दी हैं, नेतृत्व दिया है, ये जानना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूँ जो देश भर में निगरानी रखती है। मैं अपने यहाँ ज़िले में दिशा कमेटी का मेंबर हूँ, अध्यक्ष हूँ सांसद होने की वजह से, जो निगरानी रखती है जिले कार्यों पे SC/ST वेलफेयर कमेटी के जरिए देश भर में SC/ST के हालात पे जो जानकारी रखती है। और मैं कमेटी होम अफेयर्स का भी मेंबर हूँ, गृह कार्य विभाग का भी, तो उसके आधार पे भी देश भर में क्या चल रहा है, कहाँ दलितों की, पिछड़ों की स्थिति क्या है, पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना जो है वो मिला है, मुस्लिम समाज के कितने थाना अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, कितने DM हैं, कितने SP है। जब आप कहते हैं कि सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास, तो इसका जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी। सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश भर में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो तीसरे दल की सरकार हो, चाहे बीजेपी की, सबसे मेरा सवाल है और मैं लगातार सवाल पूछता रहूँगा। अभी मैं और विभागों के लिए भी लेटर जारी करूँगा। हमारे लोगों की क्या स्थिति है, कमज़ोर वर्गों की, उनको कितना अवसर मिल रहा है, ये बात जानना मेरा अधिकार है और उनको भी जागरूक करना मेरा अधिकार। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कई बार कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, तो मैं उस कीमत को चुकाऊँगा। मैं इनसे घबराने वाला नहीं। आपके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं, MP MLA कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं, वो सारे के सारे मुकदमे, तो क्या कुछ
चल रहे ये हैं। सारे मुकदमे झूठे मुकदमे हैं। सरकार ने मुझे दबाने डराने के लिए कहे, मैं इनसे डरने वाले, मुझे माननीय न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और फिर लगातार इनको जिस तरह से जो है अखबारों में निकलवा प्रदर्शन करके कि सोचा जा रहा है कि इससे चंद्रशेखर डर जाएंगे। मेरी सदस्यता चली जाए, मैं मेंबर रहूं ना रहूं, मैं अपने काम को जिम्मेदार से करूंगा। जितना सरकार मुझे दबाने का काम करेगी उतना ही कमज़ोर हक वंचित समाज मेरा सहयोगी साथी, मेरा पहरेदार बन के मेरा साथ देगा। मैं कुर्सी पे बैठने की राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बनने की राजनीति कर ही ना हूँ। ये करता तो मैं मिनिस्टर होता। मैं तो अपने लोगों की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी कर रहा हूँ। ये सच है कि जब कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसके आधार पर मैंने जेलें भी काटी, मैंने मुकदमे भी सहे, मैंने लाठियाँ भी खाई, फिर मैंने गोली भी खाई। सब तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी जब मैं नहीं रुका तो मुझे हराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। अब इन मुकदमों के जरिए हालांकि कई बार ये देखा गया कि सरकारों का हस्तक्षेप न्यायपालिका में होने लगा है, लेकिन फिर भी मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरे लीगल सेल की टीम के साथियों पूरा भरोसा है, साथ साथ न्यायपालिका भरोसा है। बहुत कई जगह सब जज एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे ईमानदार जज भी हैं। और ये झूठे मुकदमे, इनमें जब इनकी सुनवाई होगी, ये इसमें भी ये मुकदमे में हम लोग निर्दोष पाए जाएंगे। हमारे साथी, ऐसा भी मुझे भरोसा है। ये सारे मुकदमे हमें रोकने के लिए, हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी पाठशालाओं को बंद कराने के लिए और हमें डराने दबाने के लिए लगाए गए थे। एक एक घटना के 12-12, 15-15, 20-20 मुकदमे हैं। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार अपना काम करता रहूँगा। मैं किसी हाउस का मेंबर रहूँगा, मैं सड़क पर अपने लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। जब तक हाउस में रहूँगा मजबूती से उठाऊँगा। जिस दिन हाउस से बाहर आ जाऊँगा कुछ खोने को नहीं रहेगा, उस दिन और तेज़ी से जाके जो जनता की आवाज़ उठाऊँगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, महामना रामसु वर्मा साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, जननायक कपूरी ठाकुर साहब, संतराम बी ए प्रजापति साहब, तमाम महापुरुषों के आंदोलन को मैं चलाता रहूँगा। उस आंदोलन में अपना योगदान देता रहूँगा। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। गैर बराबरी के खिलाफ, जातिहीन समाज के लिए, कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को पूरा करने के लिए, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के सपनों को पूरा करने के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र में किसान कमेरों की मजबूत हिस्सेदारी के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, महिलाओं को आत्मसम्मान की ज़िंदगी दिलाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। और जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई 29 जुलाई को कि न्यूनतम वेतन 700 रुपये होना चाहिए, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया और सरकार को करना पड़ा 783 रुपये। फिर मैंने आवाज़ उठाई कि जो सफाई कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में उनको नियमित करना चाहिए। सरकार को हमारी मांग के आगे घुटने टेकने पड़े और नियमितीकरण का जो है कार्य चल रहा है। उस तरह से ही चाहे मैंने आशा बहनों के वेतन वृद्धि की हो, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, चौकीदार, चाहे हमारे HRD के जवान, चाहे हमारे जो हैं होमगार्ड, मैंने सबके वेतन वृद्धि की, उनकी स्थिति में सुधार की, पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे की ड्यूटी की, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की, तमाम जो भी मांगे थी, वेतन विसंगतियाँ दूर करने की, बॉर्डर स्कीम खत्म करने, जो भी मांग मॉडर्नाइजेशन की मेरे पास उठ सकती थी, मैंने पार्लियामेंट में उठाई। जब तक मैं पार्लियामेंट में रहूँगा, एक दिन भी मुझे अगर 1 मिनट भी मिलेगी, 1 सेकंड मिलेगा, तो मैं इन वर्गों के हितों की रक्षा की और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्या को दूर करने की आवाज़ उठाता रहूँगा। अब हमारे क्षेत्र में किसान परेशान है, चीनी मिलों में नहीं मिल रहे हैं पैसे। अब त्यौहार आए, त्यौहार में भी लोग जो है त्यौहार नहीं मना पाए क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, किसी को चिंता ही नहीं है। तो बहुत समस्याएं हैं। मजदूरी करने के लिए अपने दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो तमाम परेशानियां हैं। छठ पूजा आ गई है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, तमाम तरह की जो है दीपावली गई। तमाम जो इन धर्मों को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले जो इनके अनुयायी हैं, उनके जीवन में किस पैसे कमी कारण जिस तरह के कष्ट हैं उसका निवारण करने का काम सरकार नहीं करती और वो उनका ध्यान इस तरफ ना जाए, इसलिए इस तरह के भाषण देके मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने काम कर रहे हैं। जनता अब समझदार होगी, जनता वोट की चोट से उपचुनाव में इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। कहीं ना कहीं जो बयान जो सियासी तूफान मचाए हुए हैं उत्तर प्रदेश पर, उन पर इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी सरकार पर भी चंद्रशेखर हमलावर दिख रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।